परेशानी मुझे तब होती है जब मैं विद्यालय छोड़ कर जाता हूँ, विद्यालय बंद करके जाता हूँ और सुबह आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज, ताश के पत्ते या फिर वह चीज जो सरकार के द्वारा बैन है, उनके अवशेष जब मुझे मिलता है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है ना। मैं जिसको साफ सुथरा करा के जाता हूँ, सुबह आने के बाद मालूम होता है कि मछली के कांटे, कहीं मुर्गा के टांगे, ये सारी चीजें जो है विद्यालय कैंपस में हम अक्सर पाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे विद्यालय नहीं, इस गांव के लिए पिकनिक स्पॉट है ना। जैसे ही हम लोग जाते हैं वैसे ही इस पर लोग अपना कब्जा जमाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो सुबह आकर फिर हमें पुनः सफाई करनी पड़ती है, करानी पड़ती है। तो इस तरह की समस्या होती है बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि चलिए इसी में भी, कई बार पढ़ाई को लेकर भी मैं विद्यालय में घूमता हूँ, इस बात का मतलब मेरे पास पुख्ता सबूत है। तो हम हैं पथरा में, प्राथमिक विद्यालय पथरा है और यहाँ बाउंड्री वॉल ही नहीं है। क्या सिस्टम होगा आप समझ सकते हैं। चलेंगे और यहाँ के एचएम से बात करते हैं, हेड मास्टर से बात करते हैं कि क्या यहाँ की सुविधा है, क्या रख रखाव है, क्या सिस्टम से परेशानी है। तमाम चीज़ों पर बात होगी। अंदर चलते हैं। अब आते हैं विद्यालय के अंदर, प्रवेश करते हैं। वैसे विद्यालय में तो प्रवेश कर ही चुके हैं, कोई गेट नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कक्षा 4 के साइड में इधर कार्यालय कक्ष है, चलेंगे कार्यालय में और बात करते हैं सबसे कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को सुविधा नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। बच्चे खेलते हुए रोड पे चले जाते होंगे, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या कुछ दुर्घटना घटित होता है, तमाम चीज़ों पर सर से बात करेंगे। सर रोहतास सर में आपका बहुत स्वागत है। और सर सबसे पहला चीज़ बताइए, इस विद्यालय में आप कब से कार्यरत हैं? मैं इसमें 15/7/2014 से लगातार। अच्छा, ये प्राइमरी विद्यालय है ना जी। कक्षा 5 तक पढ़ाई होती है जी। कितने स्टाफ हैं, कितने टीचर हैं? पहले तो 5 ही थे, लेकिन पिछले महीने से जो नए टीचर आ रहे हैं अभी 6 हो रहे हैं। अच्छा, अभी शिक्षकों की संख्या 6 है। अच्छा सर, यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, बच्चे तो असुरक्षित हैं, खेलते हुए रोड पे चले जाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं आपको? कंट्रोल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब अनुशासन का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि सरकार के द्वारा ये भी बंदिश है कि आप बहुत ज़्यादा दबाव में बच्चों को नहीं रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें सुविधा मिलती है कि मैं दूसरी पीढ़ी को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जी। लगभग लोग जितने बच्चे पढ़ते हैं, मैं इसमें से किसी की माँ को, किसी के बाप को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे बच्चे जाकर घर में कंप्लेन करते हैं, तो लगभग इनके माँ बाप को मैं ज़्यादा पीट चुका होता हूँ। जब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ 2011 से पहले पीट पाट होती थी विद्यालयों में, लेकिन 2011 के बाद से जो है सरकार के नियम के मुताबिक पीटना बंद कर दिया गया। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा पहले का पीटा हुआ काम कर जाता है। आज काम आता है। इनके गार्जियन को आप पीट चुके हैं? हाँ। कंप्लेन जाता होगा? हाँ, तो पहले ही कहते हैं कि उनके पास कोई हम कंप्लेन नहीं करेंगे, वो हमारे गुरु रह चुके हैं। हाँ, मैं एक बार कह देता हूँ कि आप इस क्षेत्र के अंदर में ही खेलेंगे तो उसको मतलब कोई लक्ष्मण रेखा से तरफ पार नहीं कर पाता है। तो मेरे लिए वो काम आसान हो जाता है। परेशानी मुझे तब होती है जब मैं विद्यालय छोड़ कर जाता हूँ, विद्यालय बंद करके जाता हूँ और सुबह आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज, ताश के पत्ते या फिर वह चीज जो सरकार के द्वारा बैन है, उनके अवशेष जब मुझे मिलता है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है ना। मैं जिसको साफ सुथरा करा के जाता हूँ, सुबह आने के बाद मालूम होता है कि मछली के कांटे, कहीं मुर्गा के टांगे, ये सारी चीजें जो है विद्यालय कैंपस में हम अक्सर पाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे विद्यालय नहीं, इस गांव के लिए पिकनिक स्पॉट है ना। जैसे ही हम लोग जाते हैं वैसे ही इस पर लोग अपना कब्जा जमाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो सुबह आकर फिर हमें पुनः सफाई करनी पड़ती है, करानी। 15/7/2014 से पहले हम एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, जयनगरा में शिशु संस्कार केंद्र। तो आगे हम फाउंडर प्रिंसिपल थे 14 साल तक। तो हम बताते हैं लोगों को कि आप लोग कल तक वहाँ जाने के लायक हैं और मैं खुद ही वहाँ से यहाँ आ गया, तो कम से कम अब तो बच्चा दीजिए मुझे। अब बच्चे बहुत कम आते हैं, लोगों के दिमाग में बना हुआ है मतलब मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। मैं कहता हूँ आप मुझे दीजिए बच्चा और लिखवाइए सादा कागज पे कि अगर आपके बच्चों को ये सारी जानकारी नहीं मिली तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ और जो दंड देंगे मैं तैयार हूँ। लेकिन लोगों को मतलब तसल्ली ही नहीं होती है। हाँ, इस बात के लिए यहाँ जरूर आएंगे कि बच्चा चावल मिलता था, चावल मिलना चाहिए, बच्चा को छात्रवृत्ति वाला नहीं पैसा मिला, पोशाक वाला पैसा नहीं मिला, बहुत तरह की समस्या को लेकर लोग आएंगे, लेकिन कभी भी इस बात को पूछने नहीं आएंगे
कि नहीं पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है या क्या समस्या है। हालांकि मैं भी डिप्टीशन पर अक्सर चला जाता हूँ, कभी ब्लॉक में, कभी BRC में या फिर कभी एग्जाम ड्यूटी वगैरह में, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। बट सारे शिक्षक और भी लोग रहते हैं, मैं जाता आता हूँ। लेकिन ऐसे में आपका अगर थोड़ा सा भी नज़रिया पढ़ाई को लेकर रहती तो मैं समझता हूँ सभी लोग और इसे बेहतर अपना लोग देते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो सर ऐसा भावना लोगों को क्यों बन गया है कि हम प्राइवेट में ही पढ़ेंगे, ऐसा क्यों पालन है? क्योंकि हमें लगता है कि आप जो पढ़ाई किए होंगे अपने पीरियड में, आप सरकारी विद्यालय से पढ़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं सरकारी विद्यालय से भी पढ़ा हूँ और मेरे जीवन का एक रिकॉर्ड और भी है कि मैं पहला क्लास से MA क्लास तक एक दिन भी ट्यूशन नहीं गया, ना तो घर की व्यवस्था थी ऐसी और ना ही मतलब ऐसा माहौल था कि मतलब मैं भी देखा कि ठीक हो जाए। तो घर की व्यवस्था भी ऐसी नहीं थी, पैसा भी करते, हालांकि मेरे साथी लोग जाते थे, मैं नहीं गया जी। लेकिन मैंने अपने परिश्रम के बल पर फिर पढ़ाई अपना जो है किया, प्राइवेट स्कूल में लिया। उसके बाद अपना 2011 में जो सरकार के द्वारा टेट परीक्षा हुई, उस परीक्षा को पास करने के बाद फिर हम 2014 में ये क्या कारण बन गया सर? कैसे लोग ऐसा मानसिकता पाल लिए हैं कि हम जब पढ़ाएंगे तो प्राइवेट में ही पढ़ेंगे? बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल असमर्थ लोग जो हैं वही सरकारी विद्यालय में मजबूरी बस पढ़ा है। अगर थोड़ा सा भी उनके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो अपना वो क्या कहते हैं निजी विद्यालय में बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं। क्यों सर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि घर में अपने दूध की दही और उससे जो बने मट्ठे बनाए जाते हैं, है ना, जिसको लस्सी भी कहते हैं लोग, तो उसको लोग पीना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी लस्सी को बाजार में जाकर 15 रुपया का छोटा सा एक पाउच खरीदते हैं और खूब आह आह करके पीते हैं। पेड़ से आम तोड़कर खाएंगे उसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन जाकर उसी को लिख देता है फ्रूटी, तो बड़े चाव से लोग पीते हैं। ये मीडिया की कमाल है, लोगों को रुझान जो है बन गया है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में रहा हूँ और एक दिन दो दिन नहीं, कुछ आपके 13 साल तक रहा हूँ। समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं होती है। मैं देखता हूँ कि मैंने किताब का पैसा वे लोग अपने निजी कामों में खर्चा कर देते हैं और बिना किताब के, एक तो सरकार भी लेट से देती है किताब, ऊपर से अगर किताब का पैसा आया भी, किताब उपलब्ध कराया भी गया तो लोग लेते नहीं हैं। और इसके लिए हम शिक्षकों को ऐसा कोई राइट नहीं है कि हम उन्हें कहीं ना कहीं से कोई उनको पर अंकुश लगा सके कि आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। तब तक वो सरकार किताब देती थी तो सुविधा होती थी, हम लोग किताब बांट देते थे और उससे फिर हम लोग काम कर लेते पढ़ा लेते थे। लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि किताब का पैसा उनके खाते में जा रहा है और उस पैसा को निकाल कर वो अपने खाता में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं उस पर अंगुली नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये मुझे मालूम है कि उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के पठन पाठन कार्य में नहीं हो पा रही है। और ये सरकार की सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत नीति है ना, कि उन्हें उसका ऐसा सोचना है कि हम जो भी पैसा दें पब्लिक को दें। मुझे लगता है कि वो पढ़ाने और पठन पाठन के लिए नहीं, वो अपने वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं, है ना। तो कल तक जो बच्चा का किताब आता था, जो पैसा मिलता था, अब उस बच्चे को आगे नहीं मिलता। यानी सर शिक्षा में भी बाजारीकरण शुरू हो गया है, ब्रांडिंग कर करके। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आम नहीं खाएंगे फ्रूट पिएंगे, बिल्कुल, है ना, मट्ठा नहीं पिएंगे लस्सी जाकर चौक चौराहे पे लस्सी पिएंगे। तो शिक्षा को भी ये कर दिया गया। हाँ, लोगों की मानसिकता बन रही है, लोगों की मानसिकता ऐसी बन रही है। अच्छा सर, आपका ऐसा मानना है कि बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से शिक्षा दे पाएंगे? ये तो मेरे मतलब मेरे शौक में शामिल है। मैं देखिए, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो कि मतलब केवल पैसा कमाने के लिए या गलती से नौकरी करने के लिए मैं आ गया। मैं जब तक हूँ, लगभग 30 वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इससे पहले 2014 से पहले मैंने बताया कि 2001 से 2014 तक मैं जनरल स्कूल में था और उससे पहले दिसंबर 91 से 99 तक मध्य विद्यालय हरना चीती में 1 रुपया महीना लेकर मैं 9 वर्षों तक पढ़ाया हूँ। इस बात की पुष्टि वहाँ के रजिस्टर में जाकर आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं वैसा नहीं, मेरे शौक में शामिल था टीचिंग करना। और मैं जब तक पढ़ाता नहीं हूँ, मैं रिश्तेदारी में भी जाता हूँ, ससुराल में भी जाता हूँ, 2-4 बच्चों को पहले बुला के पढ़ा लेता हूँ थोड़ा देर, तभी लगता है कि खाना पचेगा। तो वो मेरी आदत नहीं रहती है कि मतलब मैं करूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अभी थोड़ा सा मतलब बच्चे यहाँ पर कम आते हैं, मतलब मेरी तो इच्छा होती है थोड़ा सा और कुछ अपर क्लास में जाने पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार की नीति की वजह से टेट में हम 6 से 8 में भी पास हैं, लेकिन गलत नीति की वजह से हम 6 से 8 में नहीं जा पाए, 1 से 5 में ही हमें पाना पड़ा। तो कई बार जो है यहाँ पर मन को महसूसना पड़ता है। हालांकि हम फिर भी कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ में मिलजुल कर रहे हैं। सर, इन सरकारी स्कूल के बच्चों में और निजी विद्यालय के बच्चों में समानता नहीं दिखता है,
क्वालिटी नहीं दिखता पढ़ाई के क्षेत्र में। जैसे आपके यहाँ ठीक है, जो बच्चे आते हैं 5 क्लास के जो बच्चे होंगे, निजी स्कूल के बच्चे से कंपेयर करें तो ये बच्चे पिछड़े साबित होते हैं। इसके बारे में बताइए। नंबर 1, वह माँ उस बच्चे को जब प्राइवेट स्कूल में भेजती है तो उस बच्चे को दूल्हे की तरह सजाती संवारती है, उसके कंधे पर बैग टांगती है, उसमें बोतल का पानी देती है, कलम, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर सारी सुविधाओं के साथ भेजती है। जबकि वो सरकारी विद्यालय में वो बच्चा आता है तो उसके पास ना पेंसिल होता है ना कॉपी होता है ना। अब इन दो चीजों के अभाव में हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे विद्यालय में कॉपी और पेंसिल तो होता नहीं कि मैं उसको एक्स्ट्रा दे सकूं, है ना। अब उसके पास नहीं होता है, नेटा वैसे ही बहता है, कपड़ा वैसे ही गंदा है ना। तो कहने का मतलब कि इसकी शुरुआत जो मतलब कही जाती है कि नहीं माँ जो है प्रथम गुरु है, तो उस माँ के द्वारा ये चीज मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में जाता ना जाएगा, अरे उठ रहे जो पढ़े जो, है ना। जबकि वही माँ उस बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए जगाती है और पूरे बढ़िया से उसको चेहरा साफ करती है, नया ड्रेस पहनाती है और लगता है कि हमारा बच्चा जा रहा है। तो हमारी मानसिकता जो घर से ही बनी हुई है कि सरकारी में जाता तो ऐसे ही जाएगा। तो हम कई बार जो है उनके पास पर्याप्त साधन के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में बहुत कुछ जब साधन ही नहीं होगा तो बच्चा एक एक दिन कर पिछड़ता जाता है। और अच्छा वैसे भी बच्चा जैसे थोड़ा सा हम तेज करेंगे ना तो लोगों को लगता है कि कुछ बच्चा हमारे जाने लगा एक प्राइवेट में डाल देना तो थोड़ा सा और जगह तेज होता है ना। तो लोग इस तरह से जो है मेहनत मजदूरी करके भी, जबकि मैं समझता हूँ कि टीसी के लिए या किसी तरह का जो है सरकारी आधार कार्ड बनाना हो या कुछ और भी ऐसा कोई काम हो, लोग जिसके लिए लोग यहीं आते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए लोग नहीं आते। सर सिलेबस में कुछ ये नहीं होता ना, सिलेबस में क्वालिटी नहीं होती है ना। जैसा देखा जाता है कि यहाँ सीबीएसई चलता है, क्या चलता है, एनसीईआरटी चलता है प्राइवेट विद्यालय में, और उधर क्या चलता है सीबीएसई या आईसीएसई। तो सिलेबस में भी या फिर उनके बोर्ड में भी तो कुछ क्वालिटी होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस था, हालांकि मैं अभी तो बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो था बीटीसी जो तो वो इतना स्टैंडर्ड सिलेबस था कि मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग बिहार के स्टूडेंट से परेशान हो जाते थे। लेकिन आज जो एक सूत्र में बांधने की बात आई, जब चूंकि शिक्षा जो है सरकार के समवर्ती सूची में शामिल है, इस पर दोनों ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही समान रूप से कानून बनाती है। तो ऐसे में सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कानून थोप दिए जा रहे हैं राज्यों पर कि राज्य सरकारें चाहकर भी जो है अपना मर्जी कुछ काम नहीं कर पा रही है। और ऐसे में आज जो सिलेबस एनसीईआरटी की हो गई है तो सिलेबस में बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बिहार सरकार की अपनी सिलेबस हुआ करती थी इससे पहले वो इस सिलेबस से बेहतर थी, स्टैंडर्ड थी। हाँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो इस बुक में एनसीईआरटी के जो बुक में बच्चों को जो मिलता है पढ़ने के लिए उनसे ये कमजोर साबित होता है, इसके अंदर क्वालिटी नहीं होता है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये जो सिलेबस बनाए जाते हैं इसमें लगभग वैसे शिक्षक को शामिल करके बनाया जाता है जो शिक्षक धरातल पर काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ जब भी सिलेबस बनाना हो तो इस गांव गिराव से जो है उठाकर किसी शिक्षक को और आप सिलेबस बनाने में सहयोग करते हैं तो वो समझता कि नहीं वाकई इस बच्चे की समस्या कहाँ होती है, हमें कहाँ समस्या होती है, और उन सारे वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर और जब सिलेबस बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ उसका एक अच्छा परिणाम सामने। जी। वैसे तो शिक्षा की स्थिति जो है बिहार में नीचे चला जा रहा है, अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। बाजारीकरण होने से जो भी निजी विद्यालय हैं उनका मनमानी शुरू हो गया, अपना ब्रांडिंग करके लोगों को आकृष्ट करना है। जैसे लोगों का मानसिकता बन गया है कि हम अपने बच्चे को अगर थोड़ा सा भी पैसा कमाते हैं, गुजारा हो जाता है, तो अपने बच्चे को अगर शिक्षा दिलाएं तो निजी विद्यालय से दिलाएं, सरकारी विद्यालय में नहीं दिलाएं। तो ये सरकार का कुछ नीति भी है, जैसा कि सर ने बताया कि जो सिलेबस तैयार किया जाता है वैसे लोगों को शामिल करके सिलेबस तैयार किया जाए, जो गांव के लोग हो, कुछ अच्छे विचार वाले, अच्छे नॉलेज वाले शिक्षक हो, उसमें शामिल हो। लेकिन सरकार को क्या है ना कि अपना काम शो करना है, दिखाना है, उसको हकीकत क्या है उसके अंदर इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कागज पे जो चलता है बिहार, कागज पे जो दिखाया जाता है उस प्रकार से प्रदर्शित करके और लोगों को खुश कर देना है कि हमने ये काम कर लिया। अब आप दिखाइए यहाँ पे शिक्षकों का कुछ लिस्ट बना हुआ है। वैसे यहाँ पे एचएम सर नहीं है, हेड मास्टर नहीं है, और हेड मास्टर सर इसमें कौन है सर? विभीषण चौधरी, प्रधानाध्यापक। जी, प्रधानाध्यापक लिखा हुआ है।
और ये नियुक्ति है इनका 25/11/99 से है और योगदान तिथि 2007 का है इस विद्यालय में। इस विद्यालय में। अच्छा अच्छा, तो 6 टीचर हैं। सर आप कन्हैया शर्मा हैं, आपका फोटो यहाँ है, पंचायत शिक्षक हैं और एमए प्रशिक्षित हैं। सर ने बहुत बढ़िया बातें बताई और अब मैं बाहर चलूँगा और विद्यालय के कैंपस के बारे में आपको क्या कहना, आप लोग स्वयं एक घटना पर बोलना चाहेंगे। जी जी सर, कुछ और बोलना चाहेंगे सर, बोलिए। अभी बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। हाँ हाँ, सोनू कुमार जी, कि नीतीश कुमार से जो है एक बच्चा जो है बोल रहा है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सब लोगों को पढ़ाने नहीं आता है। तो मैं उस पर थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा कि जरा उस बच्चे से कोई पूछता कि भाई तुम पढ़ते हो 6ठा में और 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाते हो, फिर ये क्या मजाक है? वो बच्चा ये भी कबूल करता है, शराब वगैरह का भी नाम लेता है मुख्यमंत्री के सामने, उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाती है और उससे ये कोई नहीं पूछता है कि तुम 6ठा में पढ़ते हो और 5वां तक के कैसे पढ़ा लेते हो। अब मनी हो गया, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, सारे सवाल शिक्षक से किए जा रहे हैं कि शिक्षकों को पढ़ाने नहीं आ रहा है। अरे साहब, ये तो जरा पता करो कि जो शिक्षक बहाल हुआ है वो इंग्लिश विषय का ही है या लाचारी में इंग्लिश पढ़ाता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। बेवजह बस शिक्षक को कटघरे को चढ़ा दो। जी जी। शिक्षक की बीवी बीमार है, शिक्षक का बच्चा बीमार है, शिक्षक का माँ बीमार है, शिक्षक का बाप बीमार है, शिक्षक खुद भी बीमार है और उसका वेतन मिल रहा है। साहब आज हो गया 17 मई, हमें मार्च का महीना मिला, मेरे पास अलादीन का चिराग है, मैं रगड़ रगड़ कर उनकी दवा कराऊं? नहीं, लोग एक कभी प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं कि साहब आपको समय से वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है। सरकार अपनी इस कमी को छुपाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाती है। तो इस पर भी जो है आप लोग काम करेंगे ताकि शिक्षक के अंदर में जो दर्द उबल रहा है ये बात भी जो है लोगों तक। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इसमें आप लोग को भी योगदान देना होगा। जैसे आपने ये साहस जुटाया ये चीज बोलने का कि शिक्षक पे सवाल उठाया जाता है लेकिन सिस्टम पे नहीं उठाया जाता है। सिस्टम के लाचारी के नाकामयाबी की वजह से बलि का बकरा आप लोग बन जाते हैं। सबका फोकस आप पे केंद्रित कराया जाता है कि सर लोग जो हैं कामचोर हैं, काम नहीं करते हैं, इनके अंदर क्षमता नहीं है। अब बताइए, उस टीचर को जो बताया जा रहा है कि उसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, इंग्लिश नहीं बोलने आता है, हो सकता है किसी अन्य सब्जेक्ट का टीचर हो और सरकार ने उसको पात्रता दिया होगा, पास किया होगा, तब तो टीचर बना है, वो टीचर बना है। हम कहते हैं कि जब उसको इंग्लिश विषय में उसकी बहाली नहीं हुई है, वो हिंदी विषय का टीचर है, तो इंग्लिश तो भाई काम चलाओ ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा इस पर भी एक बार जांच पड़ताल की जाती है ना। तो साहब आप केवल और केवल शिक्षक को बेइज्जत करने का बहाना ढूंढते हैं। आप मोटे मोटे अक्षर में निकालते हैं शिक्षकों के लिए तोहफे। कभी तो तोहफा नहीं दिया आपने, तोहफा शब्द का मतलब ही नहीं मालूम है, ना तो उस मीडिया कर्मी को मालूम है जो ऐसा न्यूज बनाता है और ना ही सरकार कभी इस पर उंगली उठाती है कि साहब यह तोहफा नहीं, यह उनकी मजदूरी है और मजदूरी तोहफा नहीं हो सकती है ना, वो पारिश्रमिक है। जी, वो पारिश्रमिक है। ये तोहफा शब्द का अपमान मत करो आप। लेकिन लोग जानते नहीं है और मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बवाल किए जाते हैं कि शिक्षकों को बहुत इतना पैसा दिया गया, उतना पैसा दिया गया। कभी किसी सांसद या विधायक का वेतन पर कभी कोई चर्चा नहीं, कोई नहीं चर्चा करता। सही बात है, आपके बात से हम सहमत हैं। लोग जो हैं अपने अपने जो है सारे बच्चों को सारे अध्ययन करते रहते हैं। किसी नेता का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, लेकिन हमसे अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? एक कंपनी के अंदर में लेबर जो है काम नहीं करता है तो क्या लगता है उस लेबर की केवल गलती है? नहीं, उसके अंदर में उसको काम लेने वाला भी है। हम तो जाते हैं एक छोटे से काम के लिए बीआरसी तक या जिला कार्यालय तक, तो इतना पैसा चाहिए। साहब हम अपना पैसा लेने के लिए पैसा देते हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। जी बिल्कुल, नाम नहीं लीजिए, लेकिन जो सिस्टम है ऐसा होता है और उस कमोबेश पूरी बिहार में होता है। जी जी जी, इस पर भी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सर ने काफ़ी हिम्मत जुटाया, इतना कोई खुलकर बात नहीं कर पाता है, लेकिन सर ने बताया कि हम लोग खुद अपना पैसा लेने के लिए पैसा देते हैं। सिस्टम टीचर यूनियन का प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, सर बता रहे हैं कि ये तिलोथू में टीचर यूनियन का प्रखंड अध्यक्ष हैं, इसलिए इतना बात कर पा रहे हैं। तो ये कमियां जो टीचर में दिखाई जाती है, शिक्षकों में दिखाई जाती है, ये सरकार की कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसका सिर्फ व सिर्फ दोषी वह व्यक्ति ही नहीं है, उसका निगरानी करने वाला भी है ना। अगर करप्शन है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक है। अगर ऊपर का अधिकारी या जो भी सिस्टम का देख रेख करने वाला हो, संचालन करता हो, अगर वो ईमानदार है तो उसका आदमी भी ईमानदार होगा, है ना। अब इन्होंने बताया कि हम लोग अपना पैसा लेने जाते हैं तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है। बताइए ये कौन सी बात हुई?
और सरकार क्या करेगी कि अपना नाकामी छुपाने के लिए इन टीचरों को या इन कर्मचारियों को बलि का बकरा बना देगी कि दोषी कौन है, तो शिक्षक है। जैसे नालंदा में उस बच्चे ने सवाल उठाया कि जो दीपक नाम के टीचर हैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो सारा का सारा दोष किन ऊपर मढ़ा गया, तो दीपक कुमार के ऊपर मढ़ा गया। उनका जवाबदेही बढ़ा होगा और देश विदेश में उनका नाम चल रहा है कि ये नाकाम टीचर है, पता ना कैसे बन गए। लेकिन हो सकता है कि किसी अन्य सब्जेक्ट का टीचर हो, उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं रखा गया हो, या तो कमी फिर सरकार की है। उनको नौकरी मिल कैसे गई? अगर अयोग्य थे तो अयोग्य लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, योग्य थे तभी तो नौकरी मिला। सीधा सीधे सिस्टम कहीं ना कहीं सिस्टम में दोषी है ना। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है ना कि सरकार अपने पीठ थपथपाने के लिए कर्मचारियों को बलि का बकरा बना देती है। और वो बच्चा ये भी बोला है कि मुझको IAS IPS बनना है, लेकिन हम सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे। तो सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ने जाएगा? क्या दिक्कत है सरकारी विद्यालय में? जो विद्यालय में टीचर हैं खुद पढ़ करके कोई ना कोई मैंने अपना पात्रता पास करके शिक्षक बने हुए हैं। यही विद्यालय, यही शिक्षक, जैसे सर ने बताया कि हम निजी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, वहाँ सैकड़ों बच्चे जाते हैं, वहाँ का स्टूडेंट लगभग 500 से 600 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे 50 बच्चे नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? यानी कि सिस्टम में कहीं ना कहीं दोषी है। सारा का सारा दोष किसमें है? तो सिस्टम में है। अगर सिस्टम चाहे कि हम सही से काम करवाएं तो सब कुछ सही से काम करेगा। इनको खुद बताया जाता है कि आप अपराध कीजिए, आप क्राइम कीजिए, आप घूस दीजिए, तो क्या करेंगे ये लोग? कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? तो सरकार अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए इन लोग को दोषी करार दे देता है। और सर मीडिया कर्मी को भी बोल रहे हैं कि मीडिया के लोग जो होते हैं इस तरह से दिखाते हैं कि शिक्षक को तोहफा मिला और शिक्षक दोषी होते हैं। तो मीडिया के बंधुओं से मेरा भी निवेदन होगा, मैं भी मीडिया कर्मी हूँ, कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि ये लोग भी कुछ बोलते हैं, इनके बातों को भी सुनिए और इनका कहाँ कमी है उस पर ध्यान दीजिए, दूसरे के कहे हुए पर मत चलिए। जैसे सर ने मेरे सामने जो भी कुछ बताया, मैं इनको उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये सब कुछ जो बता रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है कि ये ठीक ठाक बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है इन लोग के साथ। अब आगे चलेंगे। विद्यालय का प्रांगण आप देख ही चुके होंगे। तो देखने से ये पता चल रहा है कि विद्यालय का जो स्थिति है बिल्कुल बदहाल है, ठीक है। और अब यहाँ का विद्यालय का स्थिति खराब है तो शिक्षकों को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है, शिक्षक पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि आप बताइए कि आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ वॉलंटियर नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? हम शिक्षक से पूछें ये दोष किसका है? ये दोष सिस्टम का है, सरकार का है, ये सर का नहीं है। आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सब कोई आएगा, कोई नेता मंत्री आकर के या गांव का सामाजिक व्यक्ति आकर के पूछेगा कि आप कहाँ थे, बच्चे के साथ में ऐसा हो गया। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा, ये कोई जा करके ये सरकार पे आरोप नहीं लगाएगा कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल क्यों नहीं है। जब विद्यालय इतना दिन से बना है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े बुजुर्ग तो पढ़ते नहीं है, नासमझ होते हैं बच्चे, उनको देखने की जरूरत होती है। अन्य विद्यालयों में बाउंड्री वॉल है, इसमें क्यों नहीं है? इस पर कोई बात नहीं करेगा। आगे चलेंगे। सर ये बता दीजिए, सिर्फ एक सवाल मेरा कि यहाँ कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग अभी आपके समय में? अभी तो नामांकन 68 बच्चों का है। 68 बच्चों का, लेकिन सर 68 बच्चे स्कूल में है नहीं। 68 बच्चे नहीं, 50% हाँ हो पा रहे हैं। उसमें भी कुछ बच्चे खाकर चले जाते हैं। हाँ हाँ। तो आज खाना हो चुका है इसका। अच्छा, तो आप लोग जाने देते हैं उन लोग को? नहीं, हम जानने में तो जाने नहीं देते हैं, कम से कम दूसरे बच्चे भी जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जिसका टारगेट है जाना, तो पेशाब पैखाना करने के बहाने भाग ही जाएगी। हाँ, बिल्कुल सब कुछ खुला है। हाँ, खुला होने के चलते जो है आप चारों तरफ से बंद नहीं कर सकते हैं। जी, आज ये कैंपस रहता हम अपना गेट बंद कर देते हैं, लोग चाह कर भी नहीं जाते। कि बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण इस गांव में वर्षों से आ रही दो जातियों के बीच आपसी लड़ाई है ना, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ना कि कुछ जादव और महतो इस गांव में दो ही जातियाँ हैं, और इन दोनों जातियों में वर्षों से लड़ाई होती आ रही है, जिसका खामियाजा मैं देखता हूँ कि आज कई एकड़ जमीन जो है यहाँ पड़ती रहते हैं सालों भर। तो विद्यालय की स्थिति आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत हल्का सा दिख रहा है कि किचन लिखा हुआ है, और ये किचन रूम है, इसमें खाना वगैरह बनता होगा। और देख लिया जाए कि बिहार के सरकारी विद्यालय में किचन का क्या स्थिति है, क्या हालात है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये लग ही नहीं रहा है कि ये सरकारी विद्यालय का प्रबंध है इस प्रकार का, जहाँ पे खाना वगैरह बनता हो। यहाँ देखिए मिट्टी के चूल्हे हैं, ये देखिए यहाँ का कल जो है पता ना कब चालू होगा, और इस तरह से ढक करके उसको रखा गया है। यहाँ की जो रसोइयाँ हैं वो दिखा रही हैं, इन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा खाना बनाने के क्रम में।
हाँ, ये स्थिति आप लोग देख रहे हैं। वो नल से पानी आता है जो लगा हुआ है। ये देखिए फोटो खिंचाने के लिए एक नल भी लगा हुआ है जिसमें से बिल्कुल भी कभी पानी नहीं आता है। और ये कहाँ से पानी आने का ये प्रयोजन बनाया गया है, ये टंकिया में नल जल योजना वाला। हाँ। ये नल जल योजना का सबूत देख लीजिए आप लोग। ये सरकारी स्थान है, सरकारी विद्यालय है, और सरकारी विद्यालय में भी नल जल योजना बिल्कुल दम तोड़ चुका है। ये गांव घर की तो बात अलग की बात है, अब पता ना गांव की क्या स्थिति होगी, उस पर कभी और मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन ये सरकारी विद्यालय का किचन है जिसमें खाना पकाया जाता है। और ये ऊपर का छत हम लोग देखेंगे बिल्कुल एकदम से हवादार है। कोई इस पे कुछ डाला नहीं गया है, ना तो इस पे सीट लगाया है, ना ही इस पे छत है, कुछ नहीं है। ये सरकारी विद्यालय का परिदृश्य है। ऐसी व्यवस्था के बाद कहाँ गार्जियन अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ने का हिम्मत कर पाएंगे। इसमें खाना बनता है, बताइए खाना असुरक्षित रहता होगा। अब ये रसोईया ही बता पाएंगे किस तरह से खाना बना पाती हैं। आप यहाँ खाना बनाती हैं? जी हाँ जी खाना बनाती हैं। हाँ। जो भी बात है आराम से बताइए, डरिए नहीं। ये आप भी बोल सकती हैं, कोई भी बोल सकता है। नहीं, खाना बनाने में बहुत सारा दिक्कत है। खाना बनाने में बहुत सारा दिक्कत है। खाना इस पे बनाती हैं? हाँ, इस पे बनाते हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर मिलता है आप लोग को? 2 सिलेंडर मिलल, फिर ओकरा बाद अच्छा, कब मिला था? अथी में पिछला महीना में? अगले में। अच्छा हाँ, बीत गया जो जिसमें। हाँ, कितना दिन चलता है सिलेंडर? सिलेंडर है एगो 15 दिन चला, एगो 15 दिन और 2 सिलेंडर मतलब 1 महीना। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में सिलेंडर नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं HM साहब? कहते हैं कि मिला जुला के चलना है, से वही पर देख करना है। तो खत्म हो गया तो फिर कैसे बताते हैं खाना बनाने के लिए? घर बनाते हैं। ये आप लोग अपने घर से लाते हैं? इसका पैसा ना पैसा अभी मिलल नहीं खेल सर बोलन की मैंने जुबान में थी हाँ, हाँ। झंडा बना ले अवतार हाँ, हाँ। वही लोग पैसा दी है हमके। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि रसोईया जो है 2 रसोईया है यहाँ पे इस विद्यालय। 3 हैं आप लोग? तबियत खराब है ना, शादी भी है, मैंने वो नहीं खिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ठीक है तमाम समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं इस विद्यालय में कुछ बताने देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ क्या कुछ चलता है। आप ये बताइए, आप लोग को जो पेमेंट मिलता है समय से मिल जाता है? ना। पेमेंट में क्या दिक्कत है? आप लोग संतुष्ट हैं? का मिला तो 1500-1600 रुपया मिलता है। इतना परेशान करने कमाते हैं। कितना घंटा काम करना होता है आप लोग को? हमने के मैंने आई नहीं, अभी तो मॉर्निंग चला था 7 बजे आई नहीं, तो मैंने छुट्टी 10-11 बजे। अभी टाइम हो रहा है 11:16। 10:30 बजे छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो 3 से 4 घंटा आप लोग यहाँ पे वर्क करते हैं? हाँ, 1600 रुपया मिल रहा है। हाँ, 1600 रुपये आप लोग को मिलता है। समय पे आ जाता है? समय पे ना आए, महीना को हमें आवत है। हम्म। तो इन लोग से काम भी लिया जाता है, इन लोग को मेहनत के हिसाब से मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। सिस्टम आप लोग देख पा रहे होंगे, कितना बड़ा बड़ा चूल्हा बना हुआ है। भारत में, देश में नरेंद्र मोदी जी एक उज्ज्वला योजना लेकर के आए थे, है ना। और उनका कहना था कि जो हमारी गृहिणी माता बहन जो घर में खाना पकाती हैं, उनके आंख में धुआं लगने से समस्याएं हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उज्ज्वला योजना लेकर के आए हैं और घर घर सिलेंडर बांटेंगे, है ना। ये अपने घर में शायद सिलेंडर पे खाना पकाती हो या ना पकाती हो, लेकिन सरकारी सिस्टम के अंतर्गत ये सिलेंडर इन लोग को नहीं मिलता है और ये घर से लेकर के उपला आती हैं और उस पे भोजन बनाने का काम करती हैं। तो ये है भारत में उज्ज्वला योजना का सच्चाई। और उज्ज्वला योजना का सच्चाई अभी और दिखाएंगे एक दिन, इस पर भी अलग से वीडियो बना करके। तो आप देख पा रहे होंगे, इसका छत देख लीजिए, नीचे का फर्श देख लीजिए, और ये बड़े बड़े मिट्टी के चूल्हे देख लीजिए जिसमें बच्चों के लिए खाना बनता है। यही पर खाना बनाते हैं। और पानी का संसाधन देख लीजिए, फोटो खिंचाने के लिए एक नल भी वहाँ पे लगा है, और एक जो कल का चापाकल का जो पाइप है नीचे ढक करके रखा गया है, और ताकि उसमें कंकड़ पत्थर न जाए, और हो ना हो कभी ना कभी भविष्य में उसको चालू किया जाएगा वो चापाकल, लेकिन अभी नहीं चालू किया जा सकता है। पानी कहाँ से लाती हैं आप लोग? उधर से पानी लेते हैं, बाहर से गंदा पानी। ये पानी खराब निकलता है इसमें से। सब लोग कहाँ से पीते हैं? वही सब लोग वही में। चलिए, ये है सुविधा। मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से कार्य करने वाले लोग कह रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम के लोगों से बात करना तो मुश्किल होता है, सच्चाई बात कर नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता लोग और कर्मी लोग बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थक चुके होंगे इस सिस्टम से। आखिर कब तक छिपाते रहेंगे इस सच्चाई को? सरकार को कुछ दिखना नहीं है, सरकार को बस मंदिर मस्जिद के अलावे कुछ देश के अंदर, राज्य के अंदर कोई पॉइंट दिखता नहीं है। ये है सरकारी विद्यालय, यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और कौन भेजेगा ऐसे विद्यालय में?
अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। एक इधर का कक्ष तो आपको घुमा दिए, उधर एक दूर सा पता ना क्या बना है और वो भी टूट फूट चुका है। और इधर भी एक क्लास चल रहा है, ये तीसरा क्लास है इधर में। और स्कूल में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, स्कूल का बदहाल स्थिति है, पानी जो है स्वच्छ पानी नहीं है, सर लोग भी यही पीते हैं, बच्चे भी यही पीते हैं और खाना भी इसी से पकता है। और आप लोग देख रहे हैं किचन का जो रूम है कितना शानदार तरीके से, ये बिहार सरकार का मॉडल है, सच्चाई यही है बिहार सरकार का। और सरकार अपना पीठ कागजों पर थपथपाते रहती है। तो अभी आप लोग निर्णय कीजिए कि क्या सिस्टम है, और आपको दिखाने का मैंने प्रयास किया। और इस विद्यालय में बैठने के लिए बच्चों को भी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है, ना तो कोई बेंच है और ना ही कोई व्यवस्था है। बच्चे अपना सुविधा लेकर के आते हैं और बैठते हैं और उस पर पढ़ते हैं। और इस पे आज मैं BO साहब के ऑफिस में गया था, BO साहब के ऑफिस में गया था, BO साहब एब्सेंट थे और वहाँ एक टीचर मौजूद थे और उन्होंने मुझे बताया कि आपको डेहरी जाना पड़ेगा। तो हम BO साहब का पीछा नहीं करते चलेंगे कि BO साहब कहाँ मिलेंगे, हम सीधा स्कूल में जाएंगे और मेरे पे जो कार्रवाई होगा उसके लिए हम तैयार हैं। और अपना हम लोग कर्तव्य समझ करके इस तरह से कार्य करते हैं, सार्वजनिक मुद्दों पे बात करते हैं। और ये 2-3 क्लास आपको दिख गया होगा, विद्यालय का स्थिति दिख गया होगा, कैंपस दिख गया होगा, ना तो पानी है, ना बैठने की सुविधा है और ना ही किचन के लिए कोई शेड है ना, और ना बच्चों की संख्या है। ये है बिहार की सच्चाई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य गांव में किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद।